हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ जिसका नाम जियांगमी है। वो अभी कार चला रही होती है और न्यूज़ सुन रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शहर का जो रिचेस्ट मैन जैंग है उसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी माउंटेन पर मिली है जो कि पूरी सड़ चुकी है। अब ये न्यूज़ सुनकर जियांगमी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ, ऐसे काले दिल वाले बिजनेसमैन के साथ यही होना चाहिए, वो मरना डिजर्व करता था। जियांगमी बहुत ही ज्यादा खुश हो ही रही होती है कि तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो यहाँ हॉस्पिटल में होती है और तभी जैंग यहाँ पर आकर इसे चिल्लाने लगता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो जियांगमी से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे 1 मिनट की भी कितनी कीमत है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि बार बार मरने की एक्टिंग मत किया करो, इससे अच्छा होता कि तुम सच में मर ही जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसे कम से कम हमें अपनी शादी कंटिन्यू नहीं करनी पड़ती। इसकी बातें सुनकर जियांगमी सोचती है कि ये तो शहर का रिचेस्ट मैन जैंग है ना, और हाँ, मेरा तो कार एक्सीडेंट हुआ था, मैंने खुद को मारी कहाँ, और ये क्या, ये बॉडी भी मेरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं वापस से रिबॉर्न हुई हूँ, वो भी किसी और की बॉडी में। अब ये सब सोच ही रही होती है और जैंग को इसकी सारी बातें सुनाई दे रही होती है और वो सोचता है कि आखिर वार्ड में तो कोई और नहीं है तो बातें कौन कर रहा है। तभी जियांगमी सोचती है कि मैं तो रिबॉर्न हुई हूँ, लेकिन आखिर ये जैंग इतना यंग कैसे दिख रहा है, इसे तो मिडिल एज मैन होना चाहिए था। फिर यही सब सोचते हुए जियांगमी जल्दी से अपना फोन निकाल कर आज की डेट देखती है और शॉक हो जाती है कि ये 2024 है और वो 10 साल पहले के टाइम में आ गई है। और वो सोचती है कि आज की डेट भी वही है जिस दिन इस जैंग ने अपनी फियांसी को मार दिया था, और आखिर ऐसे कैसे कि मैं रिबॉर्न होकर इसकी फियांसी बन गई। अब तभी जैंग ये सारी बातें सुनते हुए इसकी तरफ ही देख रहा होता है और बहुत ही शौक होते हुए सोचता है कि मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है और आखिर ये मेरे बारे में क्या कह रही है कि मेरी इतनी बुरी मौत होने वाली है। फिर वो इसे कहता है कि क्या तुम मरने की एक्टिंग करते हुए पागल हो गई हो? देखो, तुम ये सब हरकतें करके मुझे नहीं मना पाओगी, मैं इस शादी को तोड़ना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद जियांगमी बड़ी खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? और फिर जियांगमी सोचने लगती है कि आखिर इस बंदे के साथ शादी करना भी कौन चाहता है, मैं तो इतनी रिच भी हूँ और मेरी हेल्थ भी अच्छी है, मैं तो किसी से भी शादी कर लूंगी। आखिर कौन ऐसे मैन के साथ रहना चाहेगा, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। जैंग इसकी ये बातें सुन लेता है और सोचता है कि ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और ये प्लानिंग कर रही है दूसरी शादी करने की। फिर जैंग इसे कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मैं तुमसे शादी नहीं तोड़ने वाला। तो जियांगमी से चिल्लाती है कि तुम अपनी बातों से पलट कैसे सकते हो। तो जैंग कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी ना तोड़ूं। ऐसा बोलकर ये इसे जबरदस्ती उठाते हुए अपने घर ले आता है और इसे वार्न करता है कि आज मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है और तुम अपने बिहेवियर पे ध्यान रखना, अगर तुमने कोई भी मुसीबत खड़ी करी तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद जियांगमी सोचने लगती है कि आज इसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है। वैसे तो ये बहुत ही बुरा इंसान है, लेकिन इसकी ग्रैंडमा बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। ऐसा सोच कर ही जियांगमी जैंग से कहने लगती है कि प्लीज क्या तुम ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी को कैंसिल कर सकते हो, अगर आज पार्टी हुई तो ग्रैंडमा को कुछ हो जाएगा। ये सुनकर जैंग को इस पर गुस्सा आता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को ऐसा कर्ज करने की। तो जियांगमी कहती है कि मैं कोई कर्ज नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों पर बिलीव करो। आज ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी के टाइम पर बहुत बड़ी आग लग जाएगी और बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे और ग्रैंडमा को भी चोट लग जाएगी। फिर जैंग इसकी बातें सुनने के बाद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे होटल की सेफ्टी के बारे में पूछता है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस, होटल की सेफ्टी 2 बार चेक हो चुकी है और आप फिक्र मत करो, ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छे से हैंडल हो जाएगी। फिर अपने असिस्टेंट से बात करने के बाद जैंग जियांगमी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडमा को ऐसा कर्ज करने की, अगर तुमने ग्रैंडमा के बारे में और कुछ बोली तो मैं तुमसे शादी तोड़ लूंगा। ये सुनकर जियांगमी सोचती है कि अच्छा ही ये शादी तोड़ ले, तो आखिर इतने गुस्से वाले इंसान के साथ कौन ही रहना चाहता है जो कि 1 नंबर का पागल है, और अच्छा हुआ इसकी मौत हो गई, ये मरना डिजर्व करता था। ये सुनने के बाद जैंग सोचता है कि ये चाहती है कि मैं मर जाऊं और ये मुझसे शादी भी तोड़ना चाहती है, तो आखिर ये पहले मेरे पीछे क्यों पड़ा करती थी और मुझे मनाती थी कि मैं इससे शादी ना तोड़ूं। तभी यहाँ पर जियांगमी की स्टेप सिस्टर यू आ जाती है और वो कहने लगती है कि सिस्टर, आखिर तुम फिर से मरने की एक्टिंग कैसे कर सकती हो। तो इसे देखकर जियांगमी सोचने लगती है कि ये जियांग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, यानी कि मेरी अडॉप्टिव सिस्टर और जैंग की होने वाली फ्यूचर वाइफ, जो कि इससे शादी करने के 1 ही साल बाद इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी। और अब तो मुझे लग रहा है कि जैंग की जो मौत हुई थी उसके पीछे भी इसी का हाथ होगा। जैंग जियांगमी की मन की सारी बातें सुनकर सोचता है कि यू मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी और मुझे मार देगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
मैं यू को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसे टाइप की लड़की नहीं है जो कभी ऐसा काम करे। अब तभी यू यहाँ पर जियांगमी के पास बैठकर एक्टिंग करने लगती है कि सिस्टर तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान थी। तो जियांगमी सोचती है कि देखो कैसे एक्टिंग कर रही है, उल्टा ये तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। फिर जियांगमी से कहती है कि सिस्टर तुम परेशान मत हो, अब मैं कभी अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि जैंग ने मुझसे प्रॉमिस कर लिया है कि अब ये मेरे साथ शादी नहीं तोड़ेगा। ये सुनने के बाद यू को तो बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है कि क्या शादी नहीं तोड़ेगा। तो जियांगमी कहती है कि सिस्टर आखिर तुम्हें मेरी ये गुड न्यूज सुनकर इतना शौक क्यों लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं और जैंग अच्छे से रहें। तो यू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों की जल्दी से वेडिंग हो जाए। और फिर वो कोई काम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। फिर यू के यहाँ से जाने के बाद जैंग जियांगमी को देखकर सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझे अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं लग रही है और पहले ये अपनी सिस्टर यू को ऐसे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट नहीं करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले वाली जियांगमी है ही नहीं, और अगर कहीं इसकी बात सच हुई तो ग्रैंडमा और मैं दोनों ही मरने वाले हैं। फिर जैंग जियांगमी से पूछता है कि जो तुमने इस बारे में मुझे बताई थी कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, क्या इस बात को प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है। जियांगमी कहती है कि देखो मैंने जो भी बोली हूँ वो सब सच है, लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो जैंग कहता है कि देखो अगर तुम ये प्रूफ कर दोगी कि तुम सच कह रही हो कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारे साथ शादी भी तोड़ दूंगा। तो ये तो बहुत ही खुशी होती है कि कितनी अच्छी बात है, बस मुझे प्रूफ करना है कि मैं सच कह रही हूँ। तो ये बदले में पार्टी रोक देगा और ग्रैंडमा की जान बच जाएगी और मेरी भी इससे शादी टूट जाएगी। ये तो कितनी अच्छी डील है। फिर ये सोचने लग जाती है कि मुझे कुछ याद करना होगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए। फिर जियांगमी कुछ सोचती है और इसे बताने लगती है कि अभी यू तुम्हारे सामने अपने ऑफिस गई है ना, तो देखना 5 बजे उसके पास कोई मैन आने वाला है जो कि उसे चाकू दिखाते हुए धमकी देकर उसे पैसे मांगने वाला है, लेकिन यू पैसे नहीं देने वाली है तो वो काफी सारे लोगों को चोट पहुंचाने वाला है और फिर इस बारे में पूरे ऑफिस को पता लग जाने वाला है। तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा तो अपने कंपनी जाकर देख लो। फिर इसके बाद शहना अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी के बाहर वेट कर रहा होता है। तभी इसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप सच में श्योर है कि मिस जियांगमी ने जिस पर्सन के बारे में बताई है वो यहाँ पर आने वाला है, क्या वो सच में सच कह रही होंगी। तो जैंग कहता है कि हम आधा घंटा वेट करके देख लेते हैं, पर इतने टाइम तक वेट करने के बाद भी कोई नहीं आता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस जरूर मिस जियांगमी ने आपके साथ जोक करी है। फिर जैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम यहीं पर रहकर नजर रखो, मैं जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि यू ने उस आदमी को यहीं पर ही पकड़ के रखी होती है और वो गार्ड्स को कहकर उसे बाहर लाने का कहती है। वो इसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता लग गया था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, देखो मैं तुमसे जितने पैसे मांग रहा हूँ चुपचाप से दे दो। तो ये इसे पैसे दे देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से। और फिर यू सोचती है कि आखिर जियांगमी को इस बारे में कैसे पता था कि ये यहाँ पर आने वाला है, और ये तो वो कभी गैस नहीं कर सकती कि जैंग का असिस्टेंट मेरे साथ मिला हुआ है और उसी की मदद से ही मैंने अब तक जैंग को अपने कंट्रोल में करी हुई हूँ। फिर हम देखते हैं कि यू जैंग के असिस्टेंट के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर देती है। दूसरी तरफ जैंग यहाँ घर आकर जियांगमी को चिल्लाने लगता है, उसे कहता है कि तुमने मुझे फूल बनाई। तो ये कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने सब सच बोली हूँ, और क्या कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज को चोट लग गई है। देखो मैं तुम्हें यू के बारे में बता रही हूँ, वो जब अब्रॉड में थी तभी से उसका उस आदमी के साथ रिलेशन था और उसका एक बच्चा भी है जो बीमार है। जैंग कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुमने जो भी कुछ बोली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले तुमने खुद का झूठा मरने का एक्टिंग करी, फिर तुमने ये झूठ बोली कि मेरी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, और अब ये झूठ बोली कि मेरी कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तुमने आखिर मुझे क्या समझा हुआ है, क्या तुम्हारे एक भी वर्ड सच्चे हैं या सब झूठ बोलती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में देखते हैं 2 लोग आकर यहाँ पर तेल डाल रहे होते हैं आग लगाने के लिए। दूसरी तरफ जैंग यहाँ जियांगमी को रस्सी से बांध देता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे इतने झूठ बोल चुकी हो कि अब मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करूंगा। तो जियांगमी सोचती है कि इस पागल से ही सारा सच बता के कोई फायदा नहीं है, इसे मुझ पर बिलीव नहीं होने वाला। तो मैं अभी इसे कह देती हूँ कि मैंने सब झूठ बोली थी ताकि ये मुझ पे बिलीव करे और मुझे छोड़ दे, ताकि मैं यहाँ से निकल के जाकर इसकी ग्रैंडमा की जान बचा सकूँ। और फिर ये तो प्रूफ हो ही जाएगा कि मेरे सारे वर्ड सच्चे थे और इसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया। और फिर जब मैं सच्ची प्रूफ हो ही जाऊंगी तो इसे मुझसे शादी तोड़नी पड़ेगी। फिर ये सारी चीज़ें सोचने के बाद जियांगमी से कहती है कि जैंग मैं बस जोक कर रही थी और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो प्लीज़ मुझे खोल दो ना, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी और तुम्हारे लिए कोई मुसीबत भी खड़ी नहीं करूंगी। तो जैंग कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हारी इस बात पर बिलीव कर लूँ कि तुम कह रही हो कि अगर पार्टी में नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। तुम सब झूठ कहती हो, मैं तुम्हारी बातों पर नहीं बिलीव करने वाला और तुम्हें नहीं खोलने वाला हूँ। तो जियांगमी से चिल्लाती है कि तुम कितने बड़े पागल हो, मेरी एक बात पर भी बिलीव नहीं कर रहे हो। ये कहता है कि क्योंकि तुमने सारी बातें मुझसे झूठ बोली हो और अब तुम कह रही हो ना कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली को भी पार्टी में बुला लेता हूँ। और फिर जैंग इसका मुंह बंद कर देता है और इसके फैमिली को कॉल करके पार्टी में इनवाइट करता है।
और फिर जैंग यहाँ से चला जाता है और जियांगमी सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मेरी कोई फैमिली नहीं थी और मैं ऑर्फन थी, और अब लकीली वापस से रिबॉर्न होने के बाद मुझे एक फैमिली मिल गई है, मैं इन्हें मरने नहीं दे सकती। फिर हम देखते हैं कि जियांगमी की फैमिली यहाँ बर्थडे पार्टी के लिए पहुंचती है और जैंग इन लोग को बाहर पिक करने गया होता है और जियांगमी के डैडी से माफी मांग रहे होते हैं कि मेरी बेटी हमेशा मरने की एक्टिंग करके तुम्हें परेशान कर रही है, उसके लिए सॉरी। यू कहती है कि ब्रदर इन लॉ सॉरी, मेरी सिस्टर तो आज पार्टी में भी नहीं आई। जैंग कहता है कि उस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है, तो मैं पार्टी के बाद उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगमी यहाँ अपना बचपन याद कर रही होती है कि कैसे वो ऑर्फनेज में पली बड़ी है और जैंग की ग्रैंड माँ हमेशा ऑर्फनेज जाया करती थी और बहुत सारा डोनेशन किया करती थी। जियांगमी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैं इतनी अच्छी पर्सन के साथ कुछ भी होने नहीं दे सकती। फिर जियांगमी कैसे भी करके रस्सी खोल ही लेती है और होटल के बाहर पहुंच जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड इसे रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि बिना इनविटेशन के कोई भी पार्टी में नहीं जा सकता है। जियांगमी इन लोग से कहती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, अंदर पार्टी में आग लगने वाली है और मैं ही उसे रोक सकती हूँ। पर ये दोनों गार्ड्स इसकी बात फिर भी नहीं मानते, तो जियांगमी सोचती है कि आखिर ये सिक्योरिटी गार्ड्स मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। तभी यहाँ पर जैंग को जियांगमी की मन की बातें सुनाई देती है और वो सोचता है कि जियांगमी यहाँ पर भी पहुंच गई। फिर जैंग जाकर जियांगमी को देखने लगता है और सोचता है कि ये रस्सी से तो खुल के आ गई, लेकिन मैं इसे अंदर नहीं ले सकता, नहीं तो ये ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी खराब कर देगी। फिर जैंग सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके जियांगमी को बहुत दूर करने का कहता है ताकि वो यहाँ पार्टी में ना आ पाए। फिर सिक्योरिटी गार्ड जब इस बारे में जियांगमी को बताते हैं कि ये मिस्टर जैंग का ऑर्डर है, तो जियांगमी बहुत ही गुस्सा होने लगती है और जैंग को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कितने बड़े पागल हो, तुम्हारी वजह से आज कितने सारे लोग को चोट लग जाएगी और अगर तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैंग इसकी बातों पर कोई नहीं ध्यान देता है और सिक्योरिटी गार्ड जियांगमी को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब जैंग जैसे यहाँ होटल में आता है तभी इसे पता लगता है कि होटल में बहुत बड़ी आग लग गई है, तो ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये तो सच में आग लग गई। फिर ये जल्दी से भागकर अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने लगता है और देखते हैं कि ग्रैंडमा बेहोश हो गई। फिर जैंग को जियांगमी की बात याद आने लगती है कि उसने इसे बताई थी कि पार्टी में बहुत बड़ी आग लग जाने वाली है और सभी को चोट आएगी और ग्रैंडमा को भी। अब यहाँ पर जैंग अपने असिस्टेंट को ग्रैंडमा को देता है और कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को जल्दी से बाहर लेके जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और फिर जैंग जियांगमी की फैमिली को बचाने के लिए चला जाता है और असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि जैंग भी इस आग में मर जाए तो कितना अच्छा होगा। और फिर हम देखते हैं कि जैंग जियांगमी के सभी फैमिली मेंबर्स को बारी बारी करके यहाँ आग से बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल के बाहर यू खड़ी होती है और वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल लगाने जा रही होती है कि तभी इतने में फायर डिपार्टमेंट खुद ही पहुंच जाते हैं। तो ये सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे, मैंने तो अभी तो कॉल भी नहीं करी और ये लोग पहले पहुंच गए। अब तभी जैंग फायर डिपार्टमेंट को देखकर सोच रहा होता है कि जरूर जियांगमी ने ही इन लोग को कॉल करके यहाँ पे बुलाई होगी। तभी इतने में यू इसे हक कर लेती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, और फिर ये अपने मॉम डैड और भाई को देखकर कहती है कि तुम लोग भी ठीक हो। फिर ये जैंग को बताने लगती है कि अच्छा हुआ मैंने टाइम पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दी और वो लोग ने यहाँ पर आकर आग को रोक लिए और तुम लोग भी सेफली बच गए हो, ये कितनी अच्छी बात है। जैंग सुनकर शॉक होता है कि क्या तुमने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करी थी, तो कहती है कि हाँ मैंने करी थी। फिर जियांगमी के मॉम डैड तो बड़े खुश जाते हैं, कहते हैं कि तुमने कितना अच्छा काम करी, हमारी जान बच गई। जैंग को इसकी बातों पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं हो पा रहा होता है और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड को चिल्लाने लगता है कि आखिर होटल की सिक्योरिटी किस तरीके की थी जो यहाँ पर इतनी बड़ी आग लग गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगमी घर पे होती है और वो न्यूज में देखती है कि होटल की आग रुक गई है। फिर ये बहुत ही खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ मैंने टाइम पर फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दी थी, तभी इतनी बड़ी आग रुक पाई और इतने सारे लोग बच गए। अब तभी जियांगमी के मॉम डैड और यू साथ में घर आ जाते हैं और जियांगमी उन लोग से कहने लगती है कि अच्छा वो मॉम डैड आप लोग बिल्कुल ठीक हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि कहीं आप लोगों को कुछ हो ना जाए। तो जियांगमी के मॉम डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या बात कर रही हो, फायर डिपार्टमेंट को तुम्हारी सिस्टर यू ने कॉल की थी तभी हम बच पाए हैं और तुम उसका क्रेडिट छीनना चाह रही हो। तो यू कहती है कि मॉम डैड रहने दो, अगर सिस्टर मेरा क्रेडिट लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं तो बस इसी में खुश हूँ कि आप लोग की जान बच गई है। फिर जियांगमी से कहती है कि तुम झूठ कैसे कह सकती हो, फायर डिपार्टमेंट को मैंने कॉल की थी। पर यहाँ पर तो जियांगमी के मॉम डैड को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो लोग इसे कहते हैं कि वो कितनी खराब है जो अपनी सिस्टर का क्रेडिट ले रही है। उसके डैड तो कहते हैं कि तुमसे अच्छा होता कि यू मेरी असल में बेटी होती। जियांगमी को बहुत ही बुरा लगता है और ये सोचती है कि इसके मॉम डैड आखिर यू पर कैसे बिलीव कर रहे हैं। अब यहाँ जियांगमी के मॉम डैड तो गुस्सा होकर चले जाते हैं और यू सोच रही होती है कि इसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करेगा और अब देखो आगे और होता क्या है, मैं इससे जैंग को भी छीन लूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैंग यहाँ कंपनी में होता है, तभी जियांगमी यहाँ पर आकर इसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझसे माफी मांगो, मैंने तुमसे बोली थी ना कि ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आग लगने वाली है, पर तुम्हें तो मेरी बातों पर बिलीव ही नहीं था। तभी इतने में यहाँ पर जैंग का असिस्टेंट आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें दिख रहा होता है कि जो लोग आग लगा रहे होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो लोग ये सब
जियांगमी के ऑर्डर पे कर रहे हैं। फिर जैंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जियांगमी से कहता है कि अब मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें आग के बारे में पहले से कैसे पता था, क्योंकि बर्थडे पार्टी में आग लगवाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। तो जियांगमी ये वीडियो देखकर से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब झूठ है। पर जैंग तो इस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी ग्रैंडमा को ऐसे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी। मुझे लगता था कि बस तुम ऐसी स्टूपिड हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी एविल होगी। अब तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और ये लोग जैंग से कहते हैं कि हमें आपसे होटल में जो आग लग गई थी उसके बारे में कुछ पूछना है। फिर जैंग ऑफिसर्स के साथ यहाँ से चला जाता है और जियांगमी बहुत ही घबरा जाती है और सोचती है कि ये क्या, ये तो मेरे खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने वाला है। अब लगता है मैं बचने वाली नहीं हूँ और मैं गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किसने ये फेक वीडियो बनाकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है और अब जैंग भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा है और वो इस वीडियो को ऑफिसर को दे देगा और फिर ऑफिसर मुझे पकड़ के यहाँ से लेकर जाएंगे और मेरे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है अपनी सच्चाई प्रूफ करने का और फिर जरूर मुझे मौत की सजा मिलेगी और मैं बचने वाली नहीं हूँ। यही सब सोचकर जियांगमी यहाँ परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ जैंग ऑफिसर से इस बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि होटल में जो आग लगी थी वो होटल की गलती की वजह से हुआ है। फिर ऑफिसर्स के जाने के बाद जैंग यहाँ जियांगमी के पास वापस आ जाता है और वो इसे कहने लगती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ, तुम ही सोचो मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। मेरी फैमिली भी तो अंदर थी, आखिर उन्हें भी तो चोट लगने का डर था। कहीं तुमने पुलिस को ये तो नहीं कह दिया ना कि मैंने ये काम करी हूँ। फिर जैंग भी सोचने लगता है कि हाँ इसकी बातों में पॉइंट है, इसकी फैमिली भी पार्टी में थी तो आखिर ये ऐसा काम कैसे कर सकती है। तो अगर ये सच कह रही होगी तो इसने जो भी सब कुछ बोल चुकी है वो भी सच होगा कि मैं यू से शादी करूंगा और फिर 1 साल में वो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी और मेरी कंपनी मुझसे ले लेगी। फिर इसकी सारी बातें याद करने के बाद जैंग सोचता है कि जरूर जियांगमी के पास बहुत इस बारे में नॉलेज है, तो यानी ये सारी चीजें होने से रोक सकती है। कहीं इसकी बात के हिसाब से मुझे सच में कुछ हो गया तो सिर्फ यही मुझे बचा सकती है, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दे सकता। फिर जैंग जियांगमी से कहता है कि क्योंकि तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली इतने सालों से फ्रेंड है इसलिए मैंने पुलिस को वो वीडियो नहीं दिया। तो जियांगमी खुश जाती है और कहती है कि कितनी अच्छी बात है। तो जैंग कहता है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं पहले इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ और तुम अभी भी मेरे शक में हो और अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइसेस दे रहा हूँ। पहली चॉइस ये कि तुम चुपचाप से मेरी सेक्रेटरी बन जाओ ताकि मैं हर वक्त तुम पे नजर रख सकूं। तो ये सुनने के साथ ही जियांगमी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बनूंगी। तो जैंग कहता है कि अगर तुम मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए रेडी नहीं होगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये कहती है कि नहीं मैं बनने के लिए रेडी हूँ। जैंग कहता है कि अच्छी बात है कि तुम मेरी बात सुनने के लिए रेडी हो, तब से तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो जाओ मेरा काम करो, 1 बकेट पानी लाओ और मेरे पूरे ऑफिस को पोंछो। तो जियांगमी कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ ना कि तुम्हारी क्लीनर। तो जियांग कहता है कि सच में तुम मेरा काम नहीं सुनोगी। तो ये मान जाती है, कहती है कि मैं जा रही हूँ। फिर जैंग सोचता है कि इसे मैं डायरेक्टली अपना काम करने के लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर इसे पता लगा कि मैं इसका यूज करना चाहता हूँ तो ये नहीं मानेगी। मैं भी जल्दी नहीं कर सकता, मुझे धीरे धीरे करके इससे अपनी सारी बात सुनवानी होगी, क्योंकि मैं इसे अपनी मर्जी पे नहीं चलने दे सकता। अब यहाँ पर जियांगमी फ्लोर साफ करने लगती है और इसे इस पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा काम करवाने की, और ये फिर से अपने मन में इसके मरने के बारे में सोचने लगती है। तो जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जियांगमी यहाँ फ्लोर साफ कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉई आ जाती है और गलती से उसके शूज पे गंदा लग जाता है। तो ये एम्प्लॉई गुस्से में जियांगमी के हाथ के ऊपर पैर रख देती है और उसे चिल्लाती है कि कैसी क्लीनर हो तुम, तुम्हें पता भी है मेरे शूज कितने महंगे हैं जो तुमने गंदे कर दी। जियांगमी से कहती है कि अपने पैर हटाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा, पर ये एम्प्लॉई तो हटा ही नहीं रही होती है और जियांगमी को कहने लगती है कि आखिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो, जरूर तुम यहाँ पर सीईओ के सेड्यूस करने आई होंगी ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसी क्लीनर सीईओ को डिजर्व ही नहीं करती। जियांगमी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसके बाल पकड़ के खींचती है और कहती है कि दोबारा बोलोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये एम्प्लॉई तुरंत ही जियांगमी से माफी मांगती है और कहती है कि मैं वापस ऐसा नहीं करूंगी। तो ये कहती है कि अच्छा तुम्हें अब अपनी गलती पता चल रही है, अगर दोबारा ऐसा किया होता ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे पंच मारती। अब तभी यहाँ पर जैंग आ जाता है और उसे देखकर जल्दी से एम्प्लॉइज के पास चली जाती है और जियांगमी के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि बॉस आपने कैसी क्लीनर को कंपनी में रखी हो, ये मुझे मार रही थी और इसने मेरे शूज भी गंदे कर दी। जियांगमी सोचती है कि वैसे तो ये सच ही कह रही है, मेरी वजह से इसके शूज गंदे हुए और उल्टा मैंने इसे मारी तो गलती मेरी भी थी, लेकिन आखिर इसने पहले मुझे बुली करना शुरू करी थी, नहीं तो आखिर मैं इसे क्यों मारती। जैंग इसकी सारी बातें सुन चुका होता है पर वो उसे पूछता है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जियांगमी कहती है कि मिस्टर जैंग बात ऐसी थी कि मेरी गलती की वजह से इसके शूज गंदे हो गए थे, लेकिन सिर्फ इतने रीजन की वजह से इसने मेरे हाथ के ऊपर अपने पैर रख दी और मुझे क्लीनिंग लेडी बोल रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया। और अपने मन में सोच रही होती है कि जैंग तुम इस लड़की को बता दो कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ ना कि तुम्हारी कोई क्लीनर। वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन इस वक्त मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी फियांसी होने की आइडेंटिटी भी यूज कर सकती हूँ।
ताकि इस चुड़ैल लड़की को सबक सिखा सकूं कि मैं कौन हूँ। जब इसे पता लगेगा कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो मुझे कितना प्राउड फील होगा। तो जैंग सोचता है कि इसे याद है कि ये मेरी फियांसी है, लेकिन इसे ये बोलने में शर्म आ रही है और ये चाहती है कि मैं इसकी साइड लूं। बिल्कुल भी नहीं। और फिर जैंग अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस क्लीनर की सैलरी कट करूंगा, ये अच्छे से काम नहीं कर रही है ना। ये सुनकर जांगमी से चिल्लाती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, एक तो इसने मुझे बुली करी और तुम मेरी साइड लेने की बजाय इसकी साइड ले रहे हो। अब यहाँ पर ये एम्प्लॉय तो बड़ी खुश हो जाती है और जैंग को स्माइल करके देख रही होती है और जैंग भी इसे देख रहा होता है। तो जांगमी को बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि देखो कितना स्माइल कर रहा है, ये लड़की इसे सेड्यूस कर रही है और ये इसके जाल में फंस रहा है। जैंग इसकी मन की बातें सुनकर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि जांगमी मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचती है, सच में कितनी फनी बात है। फिर जैंग जांगमी से कहने लगता है कि देखो तुम बस मेरी कंपनी की क्लीनर हो और ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जिसके साथ अभी मुझे बिजनेस डील करनी है, तो इस सब में तुम्हारी गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है। और फिर जैंग इस क्लाइंट से कह देता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ बाद में कॉन्टेक्ट करूंगा। तो ये तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे कॉल करना। फिर जैंग जांगमी से कहता है कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, जाओ मेरे लिए फेमस स्टोर से एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खरीद के लेकर आओ अभी इसी वक्त। तो जांगमी इसे चिल्लाती Welcome to another blockbuster Chinese Korean Hindi drama explain। आज के हमारे इस एपिसोड में हम एक ऐसे एपिसोड को लाए हैं जो स्टार्टिंग में आपको हमारे फीमेल जो है ना वो लीड करती हुई नज़र आती है। वो ड्राइविंग कर रही होती है अपनी कार पर और रेडियो लगा हुआ होता है और उसमें जो है ना ख़बर एक सुनाई देती है कि उस शहर का मशहूर बिजनेसमैन जो होता है वो जो है ना उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जो डेड बॉडी है वो एक माउंटेन पे मिलती है जो जल जाती है बिल्कुल भी। और ये सुनकर हमारी जो लेडी करेक्टर है इस ड्रामे की वो बहुत खुश होती है। वो खुश होती है कि ऐसे इंसान के साथ यही होना चाहिए था और यही हुआ। उसके आगे वो इतनी खुश हो जाती है कि उसे ड्राइविंग करने के जो है ना वो समझ नहीं रहती। वो क्या नहीं सोचती कि मैं ड्राइविंग कर रही हूँ एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। और जो हमारा एक लड़का जो है वो ज़ोर से गुस्से से डोर ओपन करके आते हैं उसके पास और जाके चलाने लगता है कि तुम्हें पता है कि मेरा 1 मिनट कितना कीमती है, तुम ये मरने के ड्रामे बार बार करती हो, यार ये ना करो, मैं इससे तंग आ गया हूँ। और वो बात ये होती है कि वो इस ड्रामे का जो है ना हमारा मेन करेक्टर होता है, मेन लीड कर जो करना वो होता है। और वो देखती है कि वो कहती है कि मैं तो एक्सीडेंट हुआ था, मैं इधर कैसे आ गई और ये क्या, मेरे तो सब चेंज हो गया, मेरी शक्ल मेरे फेस सब चेंज हो गया, ये मुझे फियांसे क्यों कह रहा है। वो देखती है तो जो वो कह रही होती है उसमें वो जो मेन करेक्टर हमारा होता है मेन का वो ये बातें सुन रहा होता है और ये सोचता है कि इस कमरे में और कोई भी नहीं है तो ये आवाज़ किधर से आ रही। वो ये सोचता है कि हमारा जो है ना होता है ये कि उसमें जो है ना वो कहता है कि ये वही फियांसे होती है जिसको वो बेदर्दी से मार देता वो जो। तो ये कहती है कि मेरा तो रीबॉर्न हुआ है, मैं फिर पैदा हुई हूँ, वो भी इसकी फियांसे की बॉडी में, मैं तो एक्सीडेंट हुआ था। इसी तरह वो कहती है और जो वो बातें करती हैं वो सुन रहा होता है। वो कहता है कि ये तो मुझे भी मार देगा बेरहमी जैसे उसने अपने फियांसे के साथ किया। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और शादी ये रिलेशन नहीं रखना चाहता। फिर बात यहाँ पर आ जाती है और इसके आगे जो जब वो जाते हैं वो कहते हैं कि तुम इसके साथ रिलेशन क्यों नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद ही नहीं। इसी तरह जो है ना उसका जो है ना वो उधर हॉस्पिटल में वो मिलते हैं और उसके आगे ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि वो जो हमारा मेन करेक्टर होता है वो खुश नहीं होता रिलेशन से। और जो हमारी मेन करेक्टर लेडीज़ होती है वो जो है ना कार एक्सीडेंट होता है उधर से वो हॉस्पिटल जाती है और रिबर्न होकर उसकी फियांसे में हो जाती। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ड्रामा। आप बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल का है, एक विलन टाइप और एक अच्छी जो है ना इसकी स्क्रिप्ट है। अच्छा इसका मतलब जो आप अगर ये देखेंगे ना ये मोस्ट पॉपुलर ड्रामा है। इसकी जो है ना आपको अच्छी सी एक वैल्यूएबल ड्रामे की स्क्रिप्ट
और ऐसा लगेगा कि यार मैं बार बार देखूं। तो आप ज़रूर इसे एक बार देखिए और एंजॉय करिए। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एपिसोड, मिलते हैं अगले एपिसोड में।